आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम। आइए सुनते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित बेस्ट सेलर ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। 20 साल 20/20 दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। ये तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। ये एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। ये सम्मान पाने वाला ये पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत ये पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, न तो वाणिज्यिक दृष्टि से न ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थी। आप ये नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी की भविष्य के बारे में चेतावनियों और सबकों के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 20/20 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे, भविष्यवाणियां सच हो गई। इनमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज्यादा जागरूक हैं। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक, आय में वृद्धि कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक, बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना निंदा है। सबक, एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों की चार्ट पर नजर डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी के शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। अगले पेज पर दिया चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। डाउ के 120 साल। 1929 का भीमकाय क्रैश। जब आप 1929 के भीमकाय क्रैश की तुलना 21वीं सदी के पहले 3 क्रैशों से करते हैं तो आपको यह समझ आता है कि इस सदी के पहले 3 क्रैश सचमुच कितने भीमकाय थे। नोट छापना। नीचे दिया चार्ट दिखाता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। सर्वकालीन सबसे बड़ी नोट छपाई। अमीर को बचाना। 2000 से 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार के बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे और नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे थे और गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों को बस के नीचे फेंक रहे थे। आज कई देशों में ब्याज दर 0 से भी कम है, इसीलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज सबसे ज्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यम वर्गीय हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक, आपका मकान संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रकाशक ने अमीर डैडी के इस सबक की आलोचना की कि आपका मकान संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद 2007 में जब सब प्राइम कर्जदारों ने अपने सब प्राइम मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी तो संसार का रियल एस्टेट बुलबुला फूट गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई कठोर तरीके से पता चली। उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। असली समस्या, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, ये तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेटिव्स नामक प्रोडक्ट बनाए, जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश के हथियार कहा है। जब सामूहिक विनाश के इन वित्तीय हथियारों में विस्फोट हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया और दोष गरीब सब प्राइम कर्ज लेने वालों पर मढ़ा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेटिव्स में लगभग $700 ट्रिलियन थे। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि वित्तीय डेरिवेटिव्स में $1.2 क्वाड्रिलियन है।
दूसरे शब्दों में असली समस्या कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा बढ़ गई है। अमीर डैडी का सबक, अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने ये उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी। अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं? एक ने कहा कि ये सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में राष्ट्रपति बराक ओबामा पूर्व गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनर्चुनाव के लिए खड़े हुए। जब ये उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया, तो मिट रोमनी की वो नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं, ये पता लगाने के बजाय गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएंगे। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है वो टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी, तो वे असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं और वकीलों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी 20 साल पहले। हालांकि रिच डैड पुअर डैड तुरंत सफल नहीं हुई, जैसे कि द बीटल्स सर्जेंट पेपर्स एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई और लगभग 7 साल तक उस सूची में बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विनफ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा कार्यक्रम में रहा और जैसा लोग कहते हैं बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा है, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हैं, जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। आप richdadradio.com पर जाकर वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल, रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी गई थी ताकि हर व्यक्ति मेरे अमीर डैडी के सबकों को समझ सके। जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं 20 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में, उनके लिए मैंने लिखी व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर। व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन रियली? व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर ज्यादा विस्तार और स्पष्टता से बताती है कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे पैसे और निवेश के बारे में क्या सिखाया।